Welcome to the online platform of Rao's Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर एक प्ली दायर की गई है जहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए, हो सकता है जो इलेक्शन कमीशन है उसको लेकर, उसमें जो मेंबर्स हैं उनके सिलेक्शन को लेकर एक बायसनेस हो सकती है अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रेडी हो गया है कि वो अर्जेंटली एक प्ली यहाँ पर सुनेगा, जिसको जहाँ पर जो 2 वैकेंसीज़ हैं इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आफ्टर अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन जो हमें देखने मिला है अरुण गोयल साहब का ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, ऐसे में इन वैकेंसीज़ को फुलफिल करने में जो सेंट्रल का रोल है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का विषय यहाँ पर बन रहा है। बेसिकली कुछ एनजीओ एसोसिएशन है फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने यहाँ पर कंसर्न रेज किया है कि एक पोटेंशियल अनफेयर एडवांटेज हमें देखने मिल सकता है इन दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस, पर्टिकुलरली जब हम बात करने वाले हैं कि जो रिसेंटली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो रिसेंट लॉज चेंज किए गए हैं इन दी गवर्निंग ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से पॉलिटिकल एडवांटेज इनका उठाया जा सकता है और क्या प्रोबेबल रिस्क इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है, एक फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कंडक्ट कराने की देश में जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। ऐसे में अगर सेंट्रल का इसमें रोल रहेगा तो कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट हो जाता है। बिकॉज आपको याद होगा अभी पिछले साल ही अगर हम मार्च की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पर बनाई गई थी बाय द जस्टिस KM जोसेफ। नाउ ही इज़ रिटायर्ड, दो इन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था इन दी अनूप बर्नवाल केस। ये रूलिंग में यहाँ पर मैंडेट किया गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, या फिर जो लीडर है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का इन द अपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही कोर्ट ने ये भी एम्फेसाइज कर दिया था कि क्या नेसेसरी है और एक फियर्स इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी और ऑनेस्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट का रिस्पांस थोड़ा सा विचित्र में यहाँ पर देखने मिला। कोर्ट ने डायरेक्शन दिए बट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया लॉ, द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ताकि ये जो जजमेंट है उसका एक काउंटर यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। अब इस जजमेंट में हुआ क्या, जहाँ पर CJI को यहाँ पर लेके आया गया था कि भाई जो कमेटी होगी सिलेक्शन में, जहाँ CJI का महत्वपूर्ण रोल था उसको रिप्लेस कर दिया गया विद द कैबिनेट मिनिस्टर ऑन द सिलेक्शन कमेटी, देयर बाय ग्रांटिंग द सेंटर एक डोमिनेंट रोल यहाँ पर दिया गया इन दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ओके, चलिए, तो यही था इस आर्टिकल के बारे में। थोड़ा सा एक रिवीजन एस्पेक्ट में चले जाते हैं, बात करेंगे आर्टिकल 3 to 4 को लेकर। आर्टिकल 3 to 4 की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक स्ट्रक्चर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसके अंतर्गत CEC विच इज़ द चीफ इलेक्शन कमीशन और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ECI एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी हो जाती है जो कि हमारे देश में जितने भी इलेक्टोरल रोल होते हैं, इलेक्शंस को अलग अलग लेवल्स पर करवाना, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी को कंडक्ट कराने का काम करते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड को लेकर। इंटरिम बजट 2024-25 के लिए यहाँ पर आया था, जहाँ पर बात की गई थी 1 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पस की, ताकि जितना भी रिसर्च और इनोवेशन है इंडिया की इकोसिस्टम में वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके विद द साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी। आप सभी को याद होगा हमने एक स्लोगन भी यहाँ पर रीब्रांड हुआ, जहाँ पर जय जवान जय किसान की जगह पर आ गया फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और रिसेंटली जय अनुसंधान भी यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया गया, विच मीन्स कहीं ना कहीं हमें एक, जब प्राइम मिनिस्टर के थ्रू इस तरीके का स्टेटमेंट आता है, एक नई चीज़ ऐड की जाती है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिया अपना कमिटमेंट दिखा रहा है कि वो रिसर्च और इनोवेशन को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है।
रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब रिसर्च की जाती है तभी इनोवेशंस होते हैं, हम टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी में अगर आप बात करेंगे तो एक ड्राइविंग फोर्स होता है बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर, या अगर हम बात करें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की, तभी भी रिसर्च ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो R&D का जो एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, वो कंपैरेटिवली हमें बहुत कम देखने मिलता है, विच इज़ ओनली 0.64%। इंडिया ऐसे में बहुत सारे डेवलप्ड नेशन या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी हैं, जैसे चाइना, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड USA, जिसका चार्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि हाउ मच दे आर स्पेंडिंग, उससे बहुत ज़्यादा पीछे है। सो डिस्पाइट जो हमारा लोअर R&D एक्सपेंडिचर है, इंडिया कहीं ना कहीं देखिए बहुत एक्सेल कर रहा है एकेडमिक टैलेंट्स को प्रोड्यूस करने में। एक इम्प्रेसिव नंबर ऑफ PhD होल्डर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स रैंक 3rd इन द वर्ल्ड। सो इंडिया का जो रिसर्च आउटपुट है ये कहीं ना कहीं 3 लाख पब्लिकेशन अकेला था 2022 में, विच मीन्स हम रिसर्च तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट वी आर नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर दैट। वहीं अगर हम बात करें पेटेंट्स मिलने की, तो देखिए रिसर्च हुई है, इनोवेशन होगा और ऐसे में पेटेंट्स भी रजिस्टर करवाए जाएंगे। तो विश्व भर में इंडिया 6वीं पोजीशन होल्ड कर रहा है केवल और केवल 2022 में, जहां पर 30,490 पेटेंट्स दिए गए हैं फॉर द इवॉल्विंग इनोवेशन। ऐसे में जब हमारा फ्यूचर है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, जब हमारा टैलेंट है, हम इतना ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो एक इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ग्रॉस एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, तो ये प्राइमरली प्रोपेल किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग जगह से इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट 43.7% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रही है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट 6.7% का, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 8.8% और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में केवल 4.4% हमें पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये मॉडेस्ट है, विच इज़ अराउंड 36.4% फॉर द पीरियड ऑफ 2020 एंड 21। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, हमें कोलैबोरेशन करना होगा गवर्नमेंट को, बिजनेसेस को, एंटरप्राइजेस को, HEIs को, विच इज़ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर लेकर आया जा सके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किया जा सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए R&D स्टैटिस्टिक्स 2022-23 की बात करें, जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर पेश किया है कि इंडिया ने अभी तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है R&D रिसर्च में, दैट इज 17.2 बिलियन इन 2021। ओके, जिसमें से अगर हम बात करें तो 54% अलोकेट किया गया गवर्नमेंट सेक्टर को, और प्रीडोमिनेंटली इसमें जो सबसे ज़्यादा एजेंसी है जिसने इसका इस्तेमाल किया है, इट इज़ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ DRDO 30.7%, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 18.4% एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 12.4% एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 11.4%। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि हाउ India is working towards the different sector. Now, which is the biggest challenge for India's R&D sector is the private sector's involvement. जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट लगभग लमसम $9.4 बिलियन के आसपास यहाँ पर खर्च कर रही है, इंडिया के बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो केवल और केवल 6.2 बिलियन का खर्च या सिर्फ 37% का एक इन्वेस्टमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं दूसरी जो लीडिंग इनोवेशन कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, US, यहाँ पर जो प्रपोर्शन है प्राइवेट सेक्टर का, इट इज़ 70% एंड इवन बियॉन्ड। इंडिया को चाहिए कि एक इस तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके जहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बेनिफिट पहुंचाया जा सके कि इफ़ दिल इन्वेस्ट दिल गेट सर्टेन रिवॉर्ड्स। सो एनकरेज करना होगा प्राइवेट सेक्टर्स को, जो हमारी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उनको सिंगल विंडोज़ के थ्रू लाकर यहाँ पर सही करना होगा, R&D इकोसिस्टम को समझना होगा और क्या प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, देयर वी हैव टू वर्क फॉर। और इसी के लिए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसीज़ को भी लेकर आया जा रहा है, जो कि एक सिग्नल और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है फॉर द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इनोवेशन। ये पॉलिसी कहीं ना कहीं पोटेंशियली इंसेंटिवाइज कर रही है प्राइवेट सेक्टर को कि आप
इंडिया के अगर R&D इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए उनको ढूंढना, रिसोर्स अलोकेट कराना, सेफ गार्ड करना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने मिलती हैं NDTPS के द्वारा। इसी के साथ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट भी लेकर आया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट डेडिकेटेडली बात कर रही है कि रिसर्च और इनोवेशन में किसका क्या रोल रहेगा और गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। सो दिस पर्टिकुलर ANRF एक्ट हमारे लिए नया है थोड़ा सा। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन है जिसे पास किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि भारत में जितनी भी रिसर्च हैं, डेवलपमेंट हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर और सारे क्षेत्रों में उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ANRF एक्ट की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश कर रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ताकि एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड किया जा सके फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन डाइवर्स साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रमोट करना, मॉनिटर करना और सपोर्ट करना रिसर्च एक्टिविटीज़ को इंडिया में। ANRF एक्ट की बात करें तो ये रिपील कर रहा है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसे 2008 में बनाया था, और साथ ही यहाँ पे डिसॉल्व किया जा रहा है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और इसी के जगह पर हमें देखने मिलेगा ANRF। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं कर्नाटका के प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स बिल को लेकर। बिल थोड़ा सा विवाद में है, क्योंकि जहां इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो एनहांस करना है प्रोफेशनलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड विद इन द स्टेट, वहीं इसमें कुछ प्रोविजंस इस तरीके के दिए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं इस बिल के की प्रोविजंस को। तो पहली बात यहाँ पर डिफाइन किया गया है सिविल इंजीनियर को। दूसरी बात यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है इंजीनियरिंग डिज़ाइंस को। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि कौन यहाँ पर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विसेज ऑफर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, और साथ ही जो प्रोसीजर है, इम्प्लीमेंटेशन है, उनको भी क्लियर आउट किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस बिल, इंडिविजुअल जिसके पास डिप्लोमा है या डिग्री है इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से इंडिया में या विदेश में, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए सिविल इंजीनियर। हालांकि उनको यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर ठीक है आपने डिग्री ले ली दैट इज़ ओके, बट आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कर्नाटका काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर उन्हें एक सर्टिफिकेशन भी लेना होगा प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं इनको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके उसको यहाँ पर प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर का सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिल सकता है। वहीं बात करी जाए सेकंड एलिमेंट्स की, जहाँ पर है इंजीनियरिंग डिज़ाइंस के बारे में, तो जितने भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, इनको ऑथराइज किया गया है टू ऑफर इंजीनियरिंग डिज़ाइन विच इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स, जिनके अंतर्गत सिविल, स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिज़ाइन और ड्राइंग की बात की जा रही है। एडिशनली यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्सेप्चुअल प्लान, मास्टर प्लान, लेआउट प्लान और दूसरी डिज़ाइंस को भी लेकर आया जा सके। साथ ही ये बिल स्टिपुलेट कर रहा है कि कोई भी बिल्डिंग जो कि एक्सीड कर रही है 50 स्क्वायर किलोमीटर्स का इन द प्लिंथ एरिया और taller than the ground floor or constructed with non-load bearing machinery structure, इसको सुपरवाइज किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा और सर्टिफाइड किया जाएगा बाय द प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स। अब क्रिटिसिज्म क्या है, देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए जहाँ पर इसकी इंटेंशन है बिल की कि एक भाई नोबल कॉज कर रहे हैं, क्राइसिस जो हो जाती हैं कि भाई कंफ्यूजन दूर करना है, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसको यहाँ पर दूर रखने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट गेट कीपिंग जो है प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा जो यहाँ पर बनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ। प्रोफेशनल सर्विसेज के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि कर्नाटका का बिल बहुत अच्छा है, बट कुछ पॉइंट्स को उनको रिकंसीडर करना चाहिए, एक ओवरलुक करना चाहिए कि क्या उनकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं या जो हम बिल्डिंग मेंटेनेंस की बात करें उसमें कहीं इशू तो क्रिएट नहीं हो रहा है। क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एड्रेस किया था एक सिमिलर सिचुएशन, जहाँ पर आर्किटेक्ट, अलग अलग प्रोफेशनल, उनके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, सिविल इंजीनियरिंग या दूसरे कॉन्ट्रीब्यूट्स को अलग अलग आस्पेक्ट पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई
एक ग्रुप के फेवर में ओवर द थ्रू एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन एज इट वुड लीड टू द कंसीडरेबल कन्फ्यूजन। सो इसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ निर्णय लिए गए थे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो गुजरात में भी इस तरीके का सिविल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एक्ट 2006 लेकर आया गया है। हालांकि उसमें भी कुछ वर्जन्स हैं जो अभी भी लीगलिटी को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। देन वी हैव टू सी कि क्या इसके आउटकम्स निकलने वाले हैं। क्या इसको याद रखना नहीं, सिंस न्यूज़ में है, एक स्टेट गवर्नमेंट का बहुत लैंडमार्क कुछ डिसीजन है, कुछ केस है, सो जस्ट इसकी आपको एक रीडिंग करनी है, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं रिसेंटली एक आर्टिकल से रिलेटेड, जब हमने बात करी थी कि इंडिया ने साइन किया है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। इसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। आज इसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं। EFTA जिसके अंतर्गत आइसलैंड, लाइसीटीशियन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड आते हैं, इनकी बात की जा रही है। ये जो एग्रीमेंट है जिसको नेगोशिएशन के चल रहे हैं 2008 से, लेकिन फाइनली इसमें एक मोमेंटम देखने मिला है और एक यहाँ पर इसको साइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मार्केट एक्सेस है इंडियन सर्विसेज फर्म्स के लिए उसको बढ़ाना, एक ईजियर वीज़ा रूल यहाँ पर क्रिएट करना विद द अदर यूरोपियन मार्केट्स, ताकि यहाँ पर एक ग्लोबलाइजेशन के साथ काम किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक और बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं 100 बिलियन फ्रेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर। पोटेंशियल बेनिफिट होंगे क्योंकि इंडिया में यहाँ पर जॉब क्रिएट होंगी। अलॉन्ग विद दैट इंडियन कंज्यूमर यहाँ पर एक चीपर रेट्स देख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू वाइन्स एंड चॉकलेट, क्योंकि स्विस कंट्रीज से जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, चाहे हम मशीनरी की बात करें, वो यहाँ पर कम हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया को जो टैरिफ्स लगाने पड़ रहे हैं वो भी कट हो जाएंगे। सो अगेन फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट कि इंडिया के लिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिम्बॉलिक इम्पॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रेड फ्लो है वो कहीं ना कहीं इंडिया की एक जो ग्लोबल इमेज है, इंडिया की जो प्रैक्टिसेस है, उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। बात करते हैं EFTA के बारे में। तो EFTA मैंने आपको बताया था एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1960 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 4 मेंबर कंट्रीज आती हैं, आइसलैंड, लेसिटीनियन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इनिशियली बात करें तो इसे 7 नेशंस के द्वारा फॉर्म किया गया था एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। EFTA का मुख्य एम था एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करना है अमंग द कंट्रीज विच आर नॉट द पार्ट ऑफ EEC। आगे अगर हम बात करें तो इनिशियल मेंबर्स में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम थे, लेकिन लेटर ऑन मेंबरशिप इवॉल्व हुई और दूसरी कंट्रीज जैसे फिनलैंड, आइसलैंड, लिथुआनिया ने इसको एज ए फुल टाइम मेंबर के रूप में ज्वाइन कर लिया। हालांकि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन और डेनमार्क, इन्होंने बाद में EFTA को छोड़ दिया अपॉन ज्वाइनिंग दी EEC, जो कि यूरोपियन यूनियन का एक नया पार्ट था। इनके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेट करता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। देखिए इंडिया की एक रिपोर्ट आ गई है विच इज़ द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023, जो कि हाईलाइट कर रहा है, कंसर्न, एक चिंता जता रहा है कि इंडिया में लर्निंग डेफिशिएंसी है डिस्पाइट हायर एनरोलमेंट रेट 86.8% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और ये जो पूरी की पूरी स्टडी है ये करी गई है 14 से 18 साल के बच्चों के ऊपर। एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन विच इज़ दी 1/4 ऑफ द स्टूडेंट कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फ्लुएंटली रीडिंग इन द क्लासरूम। और ये बात की जा रही है क्लास 2 लेवल की, और ये पढ़ाई की बात भी ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी माध्यम की बात की जा रही है, बल्कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी पढ़ने में 1/4 से भी ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया कहीं ना कहीं जब बात कर रहे हैं तो लर्निंग डेफिसिट है बहुत सालों से, एक बहुत ही कम प्रोग्रेस हमें देखने मिल रही है। लोगों के अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे जहां पर प्रथम एनुअल सर्वे वगैरह के तहत भी ये बात सामने आई थी, जहां एक तरफ हम एनरोलमेंट देखते हैं कि भाई इतने सारे लोग हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ट्रू सेंस है लर्निंग का, शिक्षा का, वो यहाँ पर अभी भी मिसिंग देखने के लिए मिल जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो अटेंडेंस कम है, एंगेजमेंट कम हो जाती है पब्लिक स्कूल में। ऐसे में पब्लिक स्कूल सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं क्योंकि पुअर लर्निंग आउटकम यहाँ पर आते हैं।
टीचर्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यूजुअली या तो एब्सेंट होते हैं, कहीं अगर बात करें तो अनमोटिवेटेड टीचर्स फर्दर डिसएंगेज स्टूडेंट, या फिर टीचर्स को किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग थरली ऑन द टीचिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर दिन भर बिताते हैं कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, वाइल टीचर्स प्रायोरिटाइज अदर टास्क ओवर द टीचिंग बिकॉज गवर्नमेंट एंगेज देम इनटू अदर एक्टिविटीज़। नाउ व्हाट कैन बी डन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमें लगती हैं कि हम बच्चे को एक्टिव रखने के लिए कर रहे हैं बट उसे हम एक्टिव नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हमें स्टूडेंट्स को इमोशनली और कॉग्निटिवली एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन जस्ट मेकिंग देम कॉपिंग एंड पेस्टिंग एवरीथिंग। सो ट्रू लर्निंग कब आती है, जब स्टूडेंट्स इमोशनली और कॉग्निटिवली किसी भी मीनिंगफुल क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि जो हमारा ट्रेडिशनल रोट लर्निंग का मेथड है वो तो इसके साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। ज़रूरत है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लेकर आए जाएँ, एक आइडियल क्लासरूम सिनेरियो बनाया जाए जहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्टिवली इंगेज करवाने की कोशिश की जाए, डाइवर्स स्केल को बाहर लाने की कोशिश की जाए, रैंडम पार्टिसिपेशन करवा दिया जाए, पीयर डिस्कशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे दी जाए, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया जाए, साथ ही टीचर भी यहाँ पर प्रेजेंट रहे ताकि रियल टाइम फीडबैक देखने मिले। ओके, सो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, बच्चों की बात तो क्लियर हो गई, बट व्हाट अबाउट द टीचर्स पार्टिसिपेशन। देखिए, इफेक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट तभी होगा जब टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज टीचर इज़ द वन हु प्लेज द वेरी क्रूशियल पार्ट, ताकि मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, क्या उसका आउटकम है, ये सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो टीचर के ही हाथ में है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ाना, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज हो जाता है कि टीचर का एंगेजमेंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। सो नाउ द थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड, वन वे कम्युनिकेशन से हम टू वेज कम्युनिकेशन की तरफ आ चुके हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता था, भाई टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अब टीचर बोल रहा है और यहाँ से फीडबैक भी ले रहा है स्टूडेंट से। ओके, सो ऐसे में क्या हो रहा है, जब 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहे हैं, टू वेज कम्युनिकेशन हो रहे हैं, तो लर्निंग आउटकम चेंज हो सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, थियोरेटिकल टीचिंग को हटा के हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस करना होगा। ठीक है, हमें लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, कुछ इस तरीके की स्किल्स लानी होंगी, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ लानी होंगी जहाँ पर बच्चे इमोशनली और कॉग्निटिवली एंगेज हो सकें, राइट। साथ ही यहाँ पर टीचर्स को भी ज़रूरत है कि भाई उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करवाया जाए, नई टीचिंग प्रैक्टिसेस से उनको परिचित करवाया जाए। ऑन गोइंग कोचिंग जो है या फिर जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना है नई प्रैक्टिसेस का, वो यहाँ पर टीचर्स को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे यहाँ पर बात करें ASER के और दूसरी चीज़ों को लेकर कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट क्या है। तो देखिए, ASER एक नेशन वाइज हाउस होल्ड सर्वे है जिसे कंडक्ट कराया जाता है NGO प्रथम के द्वारा इन रूरल इंडिया। 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके, समझा जा सके जो एनरोलमेंट और लर्निंग आउटकम है रूरल इंडिया में बच्चों का वो किस तरीके से है। ASR 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 86% जो बच्चे हैं 14 से 18 साल के, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर है। हालांकि डिफरेंस अगर हम एज वाइज देखें तो 3.95% 14 साल के बच्चे हैं, 32% 18 साल के बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अधिकतर बच्चे 14 से 18 ग्रुप के जो हैं वो या तो आर्ट में या ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम में आपको देखने मिलेंगे, बल्कि आधे से अधिक 55.7% जो हैं वो क्लास 11th में या हायर स्टडीइंग इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट एक जेंडर डिफरेंस भी हमें एनरोलमेंट देखने मिल रहा है, जहां पर फीमेल का जो एनरोलमेंट है स्टेम में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, विच इज़ ओनली 28.1% कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स जो कि है 36.3%। वहीं केवल और केवल 5.6% यूथ्स हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा लोगों की अगर हम बात करें तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। डिस्पाइट हाई स्मार्टफोन अवेलेबिलिटी इन दी रूरल हाउस होल्ड, अभी भी जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हमें देखने के लिए मिल रहा है, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें ASER रिपोर्ट के थ्रू ही पता चल रही हैं।
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है असम गवर्नमेंट के एक डिसीजन में, जहां पर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है एक नोटिफिकेशन फ्रॉम 1998 जो कि इस्टेब्लिश कर रहा था पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सेंचुरी है ये बहुत ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है राइनोसोरस की उसके लिए जगह है और एक इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन एरिया बना देता है कंट्री में। बेंच यहाँ पर जिसको कंप्राइज कर रहे थे जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता, इन्होंने इशू किया एक ऑर्डर जहाँ पर प्रिवेंट किया है किसी भी तरीके का जो एक्शन भविष्य में लिया जाना है रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड March 17, 1998 जो कि संबंधित है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। कोर्ट ने यहाँ पर बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इसको विड्रॉ करे और इसको इनएप्रोप्रिएट डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। चलिए बात करते हैं पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, राइट। सो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि हमें मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट असम में देखने के लिए मिलता है। 1987 में से बनाया गया था, 38.85 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी डेंस पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनो के कारण ये जाना जाता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ बैंक पर बनी हुई है, बहुत अच्छा ग्रासलैंड क्रिएट करती है और एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करती है इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए। अगर हम बात करें पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ दी, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट इंडियन राइनोसॉरस की जो पॉपुलेशन है असम में विद अ पॉपुलेशन डेंसिटी हायर देन एनी अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड, यू कैन फाइंड दिस here in this particular sanctuary and this is why this particular area becomes very important क्योंकि इंडिया ने इसको साथ ही शामिल किया है इंडिया राइनो विजन 2020 के प्रोग्राम में भी। सो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित कोई डाउट है तो आप मुझे pragyapande@raosacademy.in पर भी मेल कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. See you